चलिए जी, हम लोग आज बात कर रहे हैं कारो की। कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। कारो का बेटा जन्मदाता कौन है? सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 11। सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप नफरा के साथ कंसल्ट करके ऑर्डर निकाल के डायरेक्ट कर सकते हो ऑडिटर को। नफरा के साथ कंसल्ट करके ऑर्डर निकाल के डायरेक्ट कर सकते हो ऑडिटर को कि आप अपनी रिपोर्ट में स्टेटमेंट इंक्लूड करें ऑन द मैटर्स जो ऑर्डर में मैं बताऊंगी। फिर से 143(11) पावर देता है सीजी को कि आप नफरा के साथ कंसल्ट करके ऑर्डर निकाल के डायरेक्ट कर सकते हो ऑडिटर को कि आप अपनी रिपोर्ट में स्टेटमेंट दोगे उन मैटर्स पे जो मैं आपको ऑर्डर में बताऊंगी, यानी जो सीजी आपको ऑर्डर में बताएगा। अच्छा जी, अब उसी पावर का यूज करते हुए सीजी ने एक ऑर्डर निकाला और उस ऑर्डर का नाम है कारो 2020 कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। कारो के 4 पैराग्राफ हैं। पैराग्राफ 1 में एप्लीकेबिलिटी लिखी है। पैराग्राफ 2 में आपको बताया गया है कि भाई ऑडिटर रिपोर्ट में मैटर्स आएंगे विच आर स्पेसिफाइड इन पैरा 3 एंड पैरा 4 एज वेल एज ये बताया गया है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कारो एप्लीकेबल नहीं है अदर देन क्लॉज नंबर 21। पैराग्राफ 3 में आपको मैटर्स बताए गए हैं जो आपके ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर आएंगे और वो मैटर्स मेरे साथ साथ एवरीवन, दिव्यांशी गुड मॉर्निंग, और वो मैटर्स कितने हैं? 21 मैटर हैं। ठीक है। पैराग्राफ 4 में आपको बोला गया है कि अगर आप पैराग्राफ 3 में लिखे हुए किसी भी मैटर को अनफेवरेबल या फिर क्वालिफाइड आंसर देते हैं तो आपको उसके रीजन जो है वो बताने हैं पैराग्राफ 4 के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कारो की एप्लीकेबिलिटी। एवरीवन, कारो इज एप्लीकेबल ऑन एवरी कंपनी including foreign company except banking, insurance, section 8, small OPC and a private company subject to certain condition. ओके अच्छा जी, अब बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8, ओपीसी, स्मॉल कंपनी क्लियर है। प्राइवेट कंपनी के लिए हमें चार्ट देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडी या होल्डिंग है, कारो एप्लीकेबल, नो क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। नाउ अगर प्राइवेट कंपनी इसमें इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रही है और ओपीसी और स्मॉल में फॉल नहीं कर रही है तो आपको ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। नंबर 1, पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, बोरोइंग इज लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर एंड टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर। राइट, तीनों में ही लेस देन इक्वल टू है। यहां पे आपका 1 करोड़ का अमाउंट है पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस और बोरिंग में, और टोटल रेवेन्यू में आपका टोटल रेवेन्यू वर्ड यूज हो रहा है इंक्लूडिंग फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, वहां पे जो अमाउंट है वो 10 करोड़ का है। ओके अच्छा जी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई, फॉर एग्जांपल पेड अप शेयर कैपिटल बोरोइंग लिमिट में लेकिन आपका रेवेन्यू ऊपर निकल गया तो आपके ऊपर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। बट याद रखिएगा, अगर आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं, मेरे साथ एवरीवन, अगर आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं तो क्या होगा मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, उस केस में आपको एग्जामिशन अभी भी मिल जाएगी कारो से। ओके, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल टू 4 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 40 करोड़। ये कंपनीज कभी भी क्या नहीं बन सकती? स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और कंपनी गवर्न्ड बाय अ स्पेशल एक्ट। ओके ग्रेट, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया था। इस क्वेश्चन में एबीसी प्राइवेट लिमिटेड थी, पेड अप कैपिटल उसका विद इन द लिमिट था, उसका जो बोरिंग है अबव द लिमिट था, टर्नओवर जो है वो भी अबव द लिमिट था। क्या इस पे कारो एप्लीकेबल हुआ था? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ये अबव द लिमिट जा रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड वाली कंडीशन के, लेकिन फिर भी आप स्मॉल कंपनी की लिमिट में ही रह रहे हो तो आपके ऊपर जो है वो कारो एप्लीकेबल हम लोग नहीं करेंगे। आइए देन पैरा 2 मैंने आपको बता दिया था। पैरा 2 क्या बोलता था? पैरा 2 बोलता था कि भाई साहब पैरा 3 और पैरा 4 में जो मैटर लिखे हो उस पर आपको रिपोर्ट करनी है, और साथ में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपका कारो की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं है अदर देन क्लॉज नंबर 21 जो डील ही कंसोलिडेशन से करता है। पैरा 4 की अगर मैं बात करूं तो बोलता था कोई भी अनफेवरेबल या क्वालिफाइड आंसर है तो रीजन दीजिएगा, और याद रखिए अगर आप ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं किसी मैटर पे तो आप ये फैक्ट बताइए और उसका रीजन भी हमें बताइए। पैरा 3 डील करता है उन मैटर से जो कारो की रिपोर्टिंग में आने चाहिए। सबसे पहला पैरा 3 का क्लॉज 1 किससे डील करता है? पीपीई से। पीपीई को लेके सबसे पहले आपको बताना है क्या कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हैं फॉर पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट। पीपीई के लिए फुल पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव डिटेल एंड सिचुएशन बतानी है, इनटेंजिबल एसेट के लिए सिर्फ फुल पर्टिकुलर बताने हैं। मैं फिर से बोलता हूं अंग्रेजी में, वेदर द कंपनी हैज मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग फुल पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन, एंड इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट फुल पर्टिकुलर्स। फिजिकल वेरिफिकेशन, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट ने कंडक्ट करवाया रीजनेबल इंटरवल पे? क्या फिजिकल वेरिफिकेशन में कोई डिस्क्रिपेंसी निकली थी? अगर डिस्क्रिपेंसी थी तो वो क्या प्रॉपरली डील कर ली गई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या नहीं? अच्छा जी, टाइटल डीड्स, क्या जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज्ड हैं उनकी जो टाइटल डीड्स हैं क्या वो कंपनी के नाम पे हैं?
अगर हाँ तो हाँ, ना तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी इन द गिवन फॉर्मेट, जिसमें आप प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, कैरिंग वैल्यू, किसके नाम पे है, क्या वो प्रमोटर, डायरेक्टर या रिलेटिव या एम्प्लॉय है, और साथ साथ में कितने पीरियड के लिए वो होल्ड कर रखी थी, और क्यों वो कंपनी के हाथ में, कंपनी के नाम पे नहीं, उसकी टाइटल डीड या कोई डिस्प्यूट है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। आइए देन उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी एंड आईटीए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। आपको बताना पड़ेगा क्या कंपनी ने रीवैल्यू किया है पीपी और आईटीए को ड्यूरिंग द ईयर, क्या वो रीवैल्यूएशन एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यूएशन के बेस पे हुआ है, और अगर आपको अमाउंट भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ चेंज, अगर चेंज कितना है 10% और मोर है इन एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू फॉर ईच क्लास ऑफ पीपी और पीपीई और आईटीए। फिर से बोलता हूं, रीवैल्यूएशन वाला क्लॉज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने बताना है क्या रीवैल्यूएशन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, फिर आपको बताना है क्या वो रीवैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यूएशन पे हुआ है, फिर आपको अमाउंट ऑफ चेंज को रिपोर्ट करना है, अगर चेंज कितना है 10% और मोर है इन एग्रीगेट नेट कैरिंग वैल्यू फॉर ईच क्लास ऑफ पीपीई और आईटीए। ग्रेट। नाउ प्रोसीडिंग्स ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी, आपको ये बताना है क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है या पेंडिंग पड़ी है अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी, और क्या कंपनी ने उसे एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या नहीं। फिर से, क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है या पेंडिंग पड़ी है अगेंस्ट द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू बेनामी प्रॉपर्टी, और क्या कंपनी ने उसे एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है। नाउ इन्वेंट्री, अनदर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ऑफ कारो 1 इज पीपी, 2 इज इन्वेंट्री, बैलेंस शीट चल रही है। फिजिकल वेरिफिकेशन, कवरेज एंड प्रोसीजर्स, बहुत सिंपल, पहला पॉइंट फिजिकल वेरिफिकेशन से डील करता है। उसमें आपको क्या बताना है, क्या मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल पे कंडक्ट करवाया है, क्या जो उसकी कवरेज और प्रोसीजर थे वो एप्रोप्रिएट है या नहीं कंसीडरिंग द साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक बात। दूसरी बात, क्या कोई डिस्क्रिपेंसी मिली थी, क्या डिस्क्रिपेंसी 10% या उससे ज्यादा थी, क्या कोई डिस्क्रिपेंसी मिली थी, क्या डिस्क्रिपेंसी 10% या उससे ज्यादा थी फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, एंड इफ सो वेदर दे हैव बीन प्रॉपर्ली डेल्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आईसीए आपको 4 क्लास दे देगा, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश, फिनिश, स्टोर्स एंड स्पेयर, उसका उन्होंने बता रखा होगा कि भाई ये फिजिकल इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स हैं और ये आपके एक्चुअल रिकॉर्ड्स हैं, राइट। मतलब ये फिजिकल काउंटिंग के बाद रिकॉर्ड निकले, ये आपके एक्चुअल रिकॉर्ड है। यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी लिखी होगी, वो डिस्क्रिपेंसी अगर 10% या उससे ज्यादा है तो आप बोलेंगे भाई इसकी रिपोर्टिंग मेरे कार्यों में मुझे करनी पड़ेगी। तो डिस्क्रिपेंसी चेक करेंगे 10% और मोर इन एग्रीगेट है क्या फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, राइट। और साथ साथ में अगर डिस्क्रिपेंसी है ऐसी तो उसको प्रॉपर्ली डील किया गया है या नहीं किया गया है। वर्किंग कैपिटल लिमिट, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जाम, मार्क इट इज इंपॉर्टेंट। जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूं प्लीज उनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। ओके, क्या दोबारा देखिए, वेदर ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आपने पूरे साल में किसी भी दिन पे, वेदर ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर कंपनी के पास सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ से ज्यादा की थी। सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट में आपके लेटर ऑफ क्रेडिट भी आ जाएगा अगर वो सारी चीजें कैसे दी गई हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स। ओके, मैं फिर से बोलता हूं, वेदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर sanctioned working capital limit exceeds 5 crore rupees in aggregate from banks and financial institution on the basis of security of the current asset। पहले तो आप ये बताएंगे क्या 5 करोड़ से ऊपर गई है कि नहीं। अच्छा, अगर गई है तो आप ये बताएंगे जो क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं हम लोग बैंक के साथ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, वो एग्री करते हैं नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ। इफ नॉट गिव डिटेल्स, एक टी वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, प्लीज करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इसी से रिलेटेड था। आ जाओ जी। देन अब हम लोग बात करते हैं आपकी लैग्स की। ये भी एक बड़ा क्लॉज है, आसान क्लॉज है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कंपनी ने लैग्स दिए? व्हाट आर लैग्स? एक बार बोल देता हूं, लोन, एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन, गारंटी एंड सिक्योरिटी। क्या कंपनी ने कोई लैग्स दिए हैं ड्यूरिंग द ईयर टू एनी एंटिटी? इफ यस, प्लीज बाइफरकेट देम इनटू 2 पार्ट, टू सब्सिडीज, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर। आपने बताना है एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, एंड टू अदर एंटिटीज कौन है? एंटिटीज अदर देन सब्सिडी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट, इनका भी आपने एग्रीगेट ड्यूरिंग द ईयर और साथ साथ में आपने बैलेंस एज ऑन द लास्ट डेट जो है वो बताना है। याद रखिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा उन कंपनीज पे जिनका प्रिंसिपल काम क्या है? लोन देना। तो लैग्स का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, लैग्स ड्यूरिंग द ईयर, इफ यस तो आप एग्रीगेट अमाउंट बताइए, बैलेंस आउटस्टैंडिंग और बैलेंस शीट डेट बताइए, सब्सिडी, जेवी और एसोसिएट को, और अदर देन सब्सिडी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट को। अच्छा जी, अगर कंपनी ने लैग्स दिए हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो उसके टर्म्स प्री जुडिशियल तो नहीं है टू दी कंपनीज इंटरेस्ट। फिर साथ साथ में लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन में आपने देखना है स्केड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट शुड बी स्टिपुलेटेड एंड रिकवरी शुड बी रेगुलर। रीपेमेंट्स रेगुलर हो रही है कि नहीं हो रही है, स्केड्यूल स्टिपुलेटेड है कि नहीं।
क्या कोई अमाउंट ओवर ड्यू था? अगर ओवर ड्यू था कोई अमाउंट तो आपने टोटल अमाउंट बताना है विच वॉज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। यही बातें एग्जाम में कंफ्यूज करेंगी। 90 डेज था, मोर देन 90 डेज था, तो पढ़ते समय, रिवाइज करते समय इन पे स्पेशल फोकस रखें। क्या कोई अमाउंट ओवर ड्यू था फॉर मोर देन 90 डेज, और क्या रीजनेबल स्टेप्स लिए गए हैं फॉर रिकवरी और नॉट। ओके, देन फिर से लोन के लिए, ला के लिए एक और बात, लोन और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन। क्या कोई लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन हैव फॉलन ड्यू, renewed or extended, or fresh loan has been given for the repayment of such loans to the same party? अगर ऐसा हुआ है तो आपको बताना पड़ेगा अमाउंट क्या था उस लोन का जो रिन्यू कराया गया, एक्सटेंड कराया गया, एक्सटेंड कराया गया, रीपे कराया गया बाय गिविंग फ्रेश लोन टू द सेम पार्टी। और आपने ये भी बताना है कि ऐसे लोन का परसेंटेज क्या था टू दी टोटल लोन एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन, राइट, टू दी टोटल लोन एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन का टोटल परसेंटेज क्या था। मान लो ऐसे लोन थे 10 करोड़ और आपके टोटल लोन एंड एडवांसेस है 100 करोड़, तो आप बोल देंगे 10%। ओके, लीजिए आखिरी पॉइंट पे आते हैं इसके। अच्छा, ये अगर एप्लीकेबल, ये कब एप्लीकेबल नहीं है? जब प्रिंसिपल बिजनेस आपका लोन देने का है। आखिरी पॉइंट पे आते हैं, क्या कंपनी ने कोई लोन या एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन दिए हैं विच आर रीपेबल ऑन डिमांड, और वेयर द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू द रीपेमेंट ऑफ द लोन आर नॉट स्पेसिफाइड, राइट। तो रीपेबल ऑन डिमांड वाले कोई लोन है, या फिर टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ रीपेमेंट को बिना स्पेसिफाई करे कोई लोन वगैरह दिए हैं या नहीं। अगर हाँ, तो आपको अमाउंट बताना है, परसेंटेज टू टोटल लोन बताना है, एंड इसमें से कितना पैसा प्रमोटर रिलेटेड पार्टी के पास गया है ये बताना है, राइट। ये एक बड़ा क्लॉज था। 3-3, हाँ जी, 3-3 किससे डील करता है? लैग्स से डील करता है। एक बार क्विकली, पहला लैग्स टू सब्सिडी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर एंड अदर एंटिटीज, दूसरा टर्म्स, तीसरा आपका स्केड्यूल ऑफ रीपेमेंट, चौथा आपका अमाउंट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज एंड दी रिकवरी स्टेप्स, उसके बाद आपका फॉलन ड्यू, रिन्यूड, एक्सटेंडेड, रीपेड थ्रू फ्रेश लोन बाय दी सेम पार्टीज, ये वाला पॉइंट। एंड आखिरी पॉइंट हमारे पास आ गया, रीपेबल ऑन डिमांड और विदाउट स्पेसिफाइंग दी टर्म्स और पीरियड्स ऑफ रीपेमेंट। ओके, अच्छा जी। नाउ 185 186 कुछ भी नहीं इसके अंदर। 185 डील करता है जब हम लोन देते हैं डायरेक्टर्स एक्सेट्रा को, 186 डील करता है जब हम लोग इंटर कॉर्पोरेट लोन्स वगैरह देते हैं। आपके लिए लिमिटेड नॉलेज के लिए इतना पढ़ना बहुत रहेगा। 185 की कंप्लाइंस स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ, 186 की कंप्लाइंस यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन एज वेल एज स्पेशल रेजोल्यूशन इफ द अमाउंट इज एक्सीडिंग अ सर्टेन फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल वगैरह वहां पे लिखा हुआ है, वो आप जब अपना एसपीएम के लिए तैयारी कर रहे होंगे पढ़ लीजिएगा। ओके, नाउ डिपॉजिट एक्सेप्टेड, वेरी सिंपल, इन क्लॉजेस में कुछ दम नहीं है। क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है या कोई भी अमाउंट ऐसा एक्सेप्ट किया जिसे डिपॉजिट कह सकते हैं? अगर हाँ, डायरेक्टिव्स ऑफ आरबीआई फॉलो होने चाहिए, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 73 टू सेक्शन 76 कंप्लाई होना चाहिए, कंपनीज एक्ट के अदर प्रोविजन, रूल, रेगुलेशन जो है वो कंप्लाई होने चाहिए। और अगर नहीं किए हैं तो आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं किए हैं, क्या नेचर ऑफ कंट्रावेंशन है। और साथ साथ में अगर कोई ऑर्डर पास हुआ था सीएलबी से, एनसीएलटी से, किसी कोर्ट से, किसी ट्रिब्यूनल से, आरबीआई से, तो वो आपने कंप्लाई किया है नहीं किया है कंपनी ने, वो भी आपको बताना पड़ेगा। कॉस्ट रिकॉर्ड, अगेन कुछ दम नहीं है। आपको मैंने इसकी हिस्ट्री बताई कि भाई सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 सीजी को पावर देता है कि वो कुछ कंपनीज के केस में स्पेसिफाई कर सकती है कि उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। ऑडिटर यहां पे वो चेक करेगा कि भाई अगर इस कंपनी को सबसे पहले कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बोला गया है नहीं, और फिर वो चेक करके बताएगा वेदर सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैव बीन सो मेड एंड मेंटेन्ड। ओके, आ जाओ। देन उसके बाद सुन लो नलायको, सुन लो, हाँ जी, स्टैट्यूटरी ड्यूज, ये तो भी हमने नहीं पढ़ा है, तो मैंने प्रॉमिस किया था कल पढ़ाऊंगा। उसके बाद अनरिकॉर्डेड इनकम, चैट छोड़ो इधर देखो, अनरिकॉर्डेड इनकम, एवरीवन प्लीज फोकस। अनरिकॉर्डेड इनकम में हमने क्या करना है, सिंपल सी बात, क्या कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुई थी और आपने सरेंडर और डिस्क्लोज करी है इस साल इनकम टैक्स असेसमेंट में? अगर हाँ, तो ऑडिटर ने यह पूछना है कि भाई प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो गई है ड्यूरिंग द ईयर और नॉट। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, सरेंडर और डिस्क्लोज हुई है इन द इनकम टैक्स असेसमेंट फॉर द ईयर, तो आपको बताना है कि प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है या नहीं है। चलो जी, ये हो गई हमारी आज की रिवीजन कंप्लीट। ओके, और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे आपके साथ थोड़ी सी आपके जीवन के बारे में।